यूपीएससी मेंस 2024। पिछली कक्षा में हमने पेपर फर्स्ट के बारे में देखा। आज हम पता करेंगे पेपर सेकंड, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी और रिलीजियस फिलॉसफी। पेपर कैसा रहा, क्या एक नयापन देखा गया? और जो हमेशा मैं कहता हूं विद्यार्थियों से कि पेपर सेकंड जो है वो करंट अफेयर बेस्ड भी है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि फिलॉसफी में करंट अफेयर्स का कोई रेलेवेंस नहीं है, बट ऐसा नहीं है। यूपीएससी के अंदर जितने भी ऑप्शनल पेपर्स हैं उनका ऑलमोस्ट एक सेक्शन आपका कंसेप्चुअल होता है, जहां पर आपको एंशिएंट जितने भी थ्योरीज है, कंसेप्ट्स हैं, जितने भी आपके सेगमेंट्स हैं वो सब पूछे जाते हैं। और एक पेपर आपका होता है जहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा करंट अफेयर्स, थोड़ा सा करंट इश्यूज, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिलॉसफी के अंदर जो सेकंड पार्ट है, जिसको आप सोशल और रिलीजियस फिलॉसफी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल, कहीं ना कहीं करंट अफेयर संबंधित होता है। 2024 के अंदर जो पेपर आया उसमें जो सोशल पॉलिटिकल का पार्ट था, मैंने हमेशा जितने भी विद्यार्थी हैं जो यूपीएससी फिलॉसफी कर रहे हैं उन्हें मैं एक सिंपल एडवाइस देता हूं कि आपके पास 5 सेक्शंस हैं: इंडियन, वेस्टर्न, वेस्टर्न कंटेम्पररी, सोशल और रिलीजियस। 5 सेक्शंस आपके पास हैं। इन पांचों सेक्शंस में से आप केवल 3 सेक्शन को ज्यादा स्ट्रांग कर लीजिए, तो आप मान के चलिए आपके नंबर्स जो हैं मोर देन एवरेज इजीली आ सकते हैं। फर्स्ट इज इंडियन फिलॉसफी, सेकंड इज सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड द थर्ड इज रिलीजियस फिलॉसफी। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें अब एक प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग कहते हैं कि सर सोशल पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों अलग अलग हैं या फिर एक हैं, हम किस तरीके से करें? क्योंकि एक पेपर के अंदर हमें तो करने तो 5 ही प्रश्न हैं, तो हमारा सोशल पॉलिटिकल ज्यादा स्ट्रांग है, कुछ कहते हैं रिलीजियस में ज्यादा दिमाग लगाएं क्या? हमेशा मैंने एक बात कही है, रिलीजियस के अंदर क्वेश्चंस घूमते नहीं हैं। रिलीजियस के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एवरग्रीन हैं, हमेशा आएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। आपको केवल उन वाले प्रश्नों को रटना है। जी हाँ, मैं कह रहा हूं रटना है आपको। फॉर एग्जाम्पल द कंसेप्ट ऑफ मोक्ष, फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम ऑफ इविल, अशुभ की समस्या। अगर इस बार की बात भी मैं करता हूं आपके सामने, तो केवल मोक्ष मोक्ष के लगभग 30 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं, 30 नंबर्स। और इस बार एक अलग चीज देखिएगा आप कि एक मोक्ष का क्वेश्चन जो है वो न्याय और वैशेषिक के पर्सपेक्टिव से पूछा गया है, और एक मोक्ष जो है वो आपका रीबर्थ, जिसे आप कहते हैं पुनर्जन्म, उसके बेस पे पूछा गया है। तो एक मोक्ष का जो कंसेप्ट है उसको हमने डाल दिया हमारे एथिक्स के साथ में, और एक मोक्ष का जो कंसेप्ट है उसे हमने डाल दिया ट्रेडिशनल इंडियन फिलॉसफी के साथ में। तो इस तरीके से ये इस बार यूपीएससी आपके साथ थोड़ा सा खेल किया है। सेम एज प्रॉब्लम ऑफ इविल, 15 नंबर का क्वेश्चन इस बार फिर से वही आया है। तो ओवरऑल अगर आप देखिए 45 नंबर्स के क्वेश्चंस तो आपके सेम है। मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुमान है रिलीजियस फिलॉसफी को लेकर कि ऑलमोस्ट 60 टू 65 मार्क्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हर साल होते हैं। आप सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ लीजिए, तो रिलीजियस फिलॉसफी में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सोशल पॉलिटिकल की मैं बात करता हूं तो आपने जीएस के जब पेपर्स दिए होंगे, तो सोशल पॉलिटिकल कोई टफ फिलॉसफी नहीं है, सोशल पॉलिटिकल कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। वही सारे टॉपिक्स हैं, वही सारे इश्यूज हैं। थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाएगा कि जब मैं फिलॉसफी के अंदर लिखूंगा तो मेरी जो राइटिंग की स्किल्स होगी वो फिलॉसॉफिकल होनी चाहिए, वो फिलॉसॉफिकल होनी चाहिए, ना कि वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स की जैसी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी जो सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो ज्यादा टफ नहीं है। अगर मैं रिलीजियस और सोशल में इस बार के क्वेश्चंस को कंपेयर करता हूं, तो रिलीजियस फिलॉसफी ज्यादा टफ थी इस बार सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी के कंपैरिजन में। अगर मैं सोशल पॉलिटिकल की बात करता हूं तो जो क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने किया हुआ है, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत जो हमेशा आता है, एवरग्रीन है। हो सकता है कभी एक साल ना आए लेकिन वो रिपीट होगा। प्लेटो, एरिस्टोटल रिपीट होंगे। सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न आता ही आता है, भले ही कुछ भी हो जाए।
फॉर एग्जाम्पल फेमिनिज्म, नारीवाद, क्वेश्चन आएगा। मल्टीकल्चरलिज्म, क्वेश्चन आएगा। डेमोक्रेसी, क्वेश्चन आएगा। इन प्रश्नों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि यार ये प्रश्न मैं चेंज कर दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स आएंगे। अगर इस बार मैं देखता हूं तो लगभग 14 क्वेश्चन सोशल पॉलिटिकल फिलोसॉफी से आपके सामने पूछे गए थे, जैसे प्लेटो का न्याय है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, मार्क्स है, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म है, ह्यूमनिज्म है। ह्यूमनिज्म के अंदर इस बार एक बहुत अच्छी बात देखी गई कि यहां यूरोप के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। यूरोप के कंटेक्स्ट में ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट। अब आप इसको थोड़ा सा एडजॉइन कीजिए करंट इश्यूज के साथ, करंट अफेयर्स के साथ, क्योंकि आप लोग यूपीएससी में जीएस पढ़ते हैं, आपने प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं। यूरोप के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, एंड व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ ह्यूमनिज्म, व्हाट इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म। पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स पढ़ना और पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स को फिलोसॉफिकल एंगल से पढ़ना, दोनों में फर्क है। जब मैं कहता हूं डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी किस पर्सपेक्टिव में, पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में या फिलोसॉफी के पर्सपेक्टिव में, दोनों में फर्क है। किसी भी कंसेप्ट को थ्योरी या फिर एक मैं कहूं कि एक हाइपोथेसिस बनने से पहले एक जो दिमाग में सबसे पहले थॉट आता है, दिस इज फिलोसॉफी। यही फिलॉसफी है। या मैं कहूं उस वक्त आया था तो दिस वाज फिलॉसफी। उस वक्त वो दर्शन था उनका, तब उन्होंने कंसेप्ट बना दिया। कहने का तात्पर्य, मैंने जब डेमोक्रेसी बनाया तो मेरे दिमाग में चल क्या रहा था, मैं क्या चाहता था लोगों के साथ, आखिर में डेमोक्रेसी बना क्यों रहा था। मेरे पास बाकी और भी कंसेप्ट्स थे, मेरे पास राज्य व्यवस्था थी, राजा का शासन था, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे पास धर्म का शासन था, वहां भी कोई दिक्कत नहीं थी। मोनार्की एंड थियोक्रेसी, वहां पर दिक्कत कहां थी मुझे। देन व्हाई डेमोक्रेसी। और इसका आंसर आप पॉलिटिकल मत सोचिएगा, फिलोसॉफिकल सोचिएगा। और जब आप फिलोसॉफिकल सोचेंगे तो आप एथिकली सोचिएगा। एथिकल, एथिक्स, द नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन, उस एंगल से सोचिएगा। क्या रियल के अंदर, क्या सच में एक थियोक्रेसी या मोनार्की के अंदर हर एक आदमी को स्वतंत्रता थी? क्या सच में वहां पर लोग आगे बढ़ रहे थे? क्या सच में उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था? या फिर मैं कहूं, क्या सच में सभी की बेसिक नीड्स पूरी हो रही थी? अगर आप कहते हैं यस, देन डेमोक्रेसी मेरे काम की नहीं है। अगर आप कहते हैं नो, देन ये सबसे पहला पॉइंट बना डेमोक्रेसी के आने का। वाई डेमोक्रेसी, देन आप कहेंगे हाँ ये रीजन है डेमोक्रेसी का। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, उनके साथ भेदभाव होंगे, लोग उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक स्पेसिफिक क्लास जो होगी सोसाइटी की, केवल वही ग्रोथ करेगी, बाकी लोगों को साइड में कर दिया जाएगा। जबकि हम सभी एक सोसाइटी के पार्ट हैं, और हम सभी सोसाइटी के पार्ट है, उसके बाद भी हमें एक्सक्लूड कर दिया गया, हमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। वाई? तो इन सब का आंसर आएगा डेमोक्रेसी। कि चलिए ठीक है, एक नया सिस्टम बनाते हैं, इस सिस्टम के अंदर सभी लोग बैठेंगे, सब ये वो करेंगे, सब कुछ कब कुछ। तो ये सब कहानियां आती है फिलोसॉफी से। तो दिस इज द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ डेमोक्रेसी। और ये हर चीज का, अगर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देखेंगे, अगर आप प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस देखेंगे, ये सब के पीछे की फिलोसॉफी है। एक सोशल जो मैकेनिज्म हम तैयार करते हैं, इनके पीछे की फिलोसॉफी क्या है, जिसने कंसेप्ट बनाया उसकी फिलोसॉफी क्या है, वो क्यों बना रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि सर फिलोसॉफी मींस, तो मैं कहता हूं फिलोसॉफी मींस एवरीथिंग। सब कुछ फिलोसॉफी है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सब कुछ फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मींस नॉट अ सब्जेक्ट, फिलोसॉफी मींस नॉलेज, द प्योर नॉलेज, शुद्ध ज्ञान। फिलोसॉफी का मतलब नहीं कि जो सत्य से प्रेम करता हो, नहीं। मैं इस डेफिनेशन को कभी एक्सेप्ट मैं कर ही नहीं पाया कि फिलोसॉफी का मतलब है जो सत्य से प्यार करता हो वही फिलोसोफर है और यही फिलॉसफी है। मैं इस डेफिनेशन को डिनाई करता हूं, ये डेफिनेशन सही नहीं है। अगर आप कहते हैं कि जो सत्य से प्रेम करता है, तो यहां पे तीन चीजें हैं, सत्य, एक ऑब्जेक्ट एंड द लव।
तो क्या फिलॉसफर केवल सत्य से ही प्यार करेगा? क्या वो असत्य को डिनाय कर देगा? मीन्स जो फिलॉसफर प्रॉब्लम ऑफ इविल के बारे में लिख रहे हैं, वो तो फिलॉसफर फिर होंगे ही नहीं। जो फिलॉसफर सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में लिख रहे हैं, वो तो फिलॉसफर बनेंगे नहीं। फिलॉसफर केवल सत्य की बात करेगा, सत्य से प्रेम करेगा। भले ही वो सत्य उसकी जान लेने को तैयार हो जाए, तो फिर भी वो कहेगा सत्य नहीं। फिलॉसफर वो है जो सत्य और असत्य दोनों को पकड़ के चलता है। फिलॉसफर वो है जो प्रेम और घृणा दोनों को पकड़कर चलता है। फिलॉसफर वो है जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, स्थित प्रज्ञ, वो फिलॉसफर है। तो जिस भी फिलॉसफर ने ये कंसेप्ट लिखे, ये थ्योरीज लिखी, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर होगा। बिकॉज फिलॉसफी मीन्स एवरीथिंग, सब कुछ फिलॉसफी है। अच्छा, इसमें एक नया इस बार बात देखने को मिली। सवर्निटी का क्वेश्चन आता है, संप्रभुता का क्वेश्चन आता है आपके पास, और उसको कंपेयर किया जा रहा है अर्थशास्त्र के साथ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साथ, कि उससे कंपेयर करके बताइए कि वहां पे जो संप्रभुता थी और आज की जो संप्रभुता है, उसको आप कैसे रिलेट करते हैं। आप क्वेश्चन की हाइट देखिए, आपके जो आंसर लिखेंगे उसकी डेप्थ चेक कीजिए, आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, आप सोचिए जरा, कितना ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। यहां रटने वाला कंसेप्ट नहीं है भैया, फिलॉसफी है। एक जमाना था जब रटने पर काम चल जाता था, अब नहीं चलता। अदरवाइज अगर आप देखें, मल्टीकल्चरलिज्म जो हमेशा क्वेश्चन आता है वो आया। थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट आया, उसको मैं करंट से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि उसमें आपका थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के अंदर मृत्युदंड जिसे आप कहते हैं, उसके बारे में पूछा गया। ये मृत्युदंड के बारे में आपके पर्सपेक्टिव्स पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है, मृत्युदंड के बीच में बहुत सारे केसेस भी हुए और वर्ल्ड वाइड ये इशू चल रहा है, इसलिए। दूसरी बात, अगर आप देखें, वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन आता है, लेकिन यहां पर भी इसको करंट अफेयर्स में डाला गया क्योंकि यहां पर जिसको आप भ्रूण हत्या कहते हैं, उसके पर्सपेक्टिव में वो आपसे पूछ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, आपका सोशल पॉलिटिकल का पेपर जो था, टफ बिल्कुल नहीं था, मुश्किल बिल्कुल नहीं था। अगर एक बच्चा करंट अफेयर पढ़ रहा है, अगर एक बच्चा करंट इश्यूज के बारे में स्टडी कर रहा है, अगर एक बच्चा नॉर्मली सब चीजें जानता है, तो वो सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकता है, ये मेरी गारंटी है। कंपेरेटिवली टू, अगर मैं रिलीजियस फिलॉसफी के अंदर घुसता हूं, तो कंपेरेटिव फिलॉसफी में मुझे कोई नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, सॉरी, कि मैं कहूं कि एक नया प्रश्न उछल के बाहर आया है या ऐसा प्रश्न आज तक कभी नहीं पूछा गया, नहीं। थ्योरी ऑफ लैंग्वेज से क्वेश्चंस आते हैं, तो थ्योरी ऑफ लैंग्वेज से क्वेश्चंस आए। प्रॉब्लम ऑफ इविल से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आया। कंसेप्ट ऑफ मोक्ष आया। रिलीजन विदाउट गॉड क्वेश्चन आते हैं, आया। एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग भी था, लेकिन आपके ऐसे के अंदर और जीएस के अंदर भी इसको पढ़ा जाता है कई बार, कि नैतिकता के बिना धर्म का रिलेवेंस क्या है। रिलीजन विदाउट द एथिक्स, क्या पॉसिबल है? तो इसके अंदर आपको अपने व्यूज लिखने हैं, आपके क्या व्यू होंगे मुझे तो नहीं पता। ये इन सब के अंदर अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूं, रिलीजियस फिलॉसफी ज्यादा टफ है और सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी इस बार ज्यादा इजी है। और जितना मैंने बच्चों के साथ चर्चा किया, वार्तालाप किया, तो बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चे जो हैं, 3 क्वेश्चन सोशल पॉलिटिकल के करके आए हैं, और रिलीजियस के मैक्सिमम बच्चों ने 2 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। बिकॉज 3+2 करने होते हैं आपको, भले 3 आप रिलीजियस के कर लीजिए, भले सोशल के कर लीजिए। तो ओवरऑल ये एक मैकेनिज्म रहा बच्चों का, ये आपका एक शेड्यूल रहा। फिर से मैं आपको एडवाइस देता हूं, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए आपको सिर्फ अपनी अप्रोच फिलोसॉफिकल रखनी है, अदरवाइज सारा जीएस का सेक्शन है। रिलीजियस फिलॉसफी के लिए आप सिर्फ एक बार सिलेबस उठाइए और पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, आप शायद रिलीजियस फिलॉसफी में गैस कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। ये मैं बिल्कुल दावा कर रहा हूं। अगर आप 10 साल का, सिर्फ 10 साल के क्वेश्चन पेपर को एक बार के लिए आप एग्जामिन कर लीजिए, एक बार के लिए थॉरोली आप अपने आंखों के सामने से निकाल लीजिए, आप पकड़ लेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो आएंगे, ये क्वेश्चन तो आएंगे, ये तो आएंगे। मे भी कभी 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, उसको एक बार आप साइड में कर दीजिए। ओवरऑल आप पेपर कर सकते हैं, ये मैं कह सकता हूं। तो ये आपका सोशल और रिलीजियस फिलॉसफी का सेगमेंट था।
दूसरी बात सोशल में सिर्फ मैं फिर से एक बात कहूँगा जो मैं तीसरी बार कह चुका हूँ, 3 बार पहले कह चुका हूँ कि अपनी अप्रोच को फिलॉसॉफिकल बनाइए। पॉलिटिकल साइंस के अंदर या पॉलिटिकल सोशल पॉलिटिकल फिलॉसॉफी के अंदर फिलॉसॉफी का बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या करता है? वो इस पूरे सेगमेंट को पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से पढ़ता है, जबकि आपको उसे पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से नहीं पढ़ना है। आपको उसे फिलॉसॉफिकल अप्रोच से पढ़ना है, बस इतना सा फ़र्क है। तो ये आप कीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेके, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।